राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, चैप्टर नंबर 11, इकोनॉमिक्स। 387 नंबर क्वेश्चन है, लचीला मुद्रास्फीति लचीकरण फ्रेमवर्क FITF भारत में डैश में भारतीय रिजर्व बैंक RBI अधिनियम 1934 में हुए संशोधन के बाद लागू किया गया था। तो 2016 में भारतीय रिजर्व बैंक 1934 में हुए संशोधन के बाद लागू हुआ था। RBI भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन करके लचीले मुद्रास्फीति लचीकरण FIT ढांचे के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान किया गया। FIT एक मौद्रिक नीति रणनीति है जिसका उपयोग RBI मुद्रास्फीति को एक निर्दिष्ट सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए करता है, जिससे लचीलापन बना रहता है। यह दृष्टिकोण मौद्रिक नीति निर्णयों में स्थिरता और पारदर्शिता को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRBM में 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राजकोषीय घाटे को कम करना FRBM का मुख्य उद्देश्य है। राजकोषीय घाटे को कम करना, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम भारत सरकार द्वारा 2003 में राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया एक कानून है, जिसका उद्देश्य राजकोषीय घाटे में कमी और राजस्व घाटे को समाप्त करने सहित लक्ष्य निर्धारित करके राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करना है। अधिनियमित 26 अगस्त 2003 को श्री यशवंत सिन्हा द्वारा प्रस्तुत किया गया। डैश को किसी राजकोषीय वर्ष के दौरान ऋण ग्रहण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो राजकोषीय घाटे को राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उधार को छोड़कर उसकी कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर है। सकल राजकोषीय घाटा सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय स्थिति और अर्थव्यवस्था की स्थिरता को मापने में एक महत्वपूर्ण कारक है। सकल प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से पिछले उधार पर ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राप्त राशि है। एक्सोजेनस या बाहरी अस्थिरता एक्सटर्नल शॉक्स के विरुद्ध मुद्रा बाजार में मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए किसी देश की मुद्रा प्राधिकारी मॉनेटरी अथॉरिटी द्वारा हस्तक्षेप डैश कहलाता है। बांधीकरण स्टेबलाइजेशन कहलाता है। यह किसी मौद्रिक प्राधिकरण जैसे कि केंद्रीय बैंक द्वारा घरेलू मुद्रा आपूर्ति पर विदेशी मुद्रा संचालन के प्रभावों को संतुलित करने के लिए की गई कार्रवाइयों को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी केंद्रीय बैंक को विदेशी मुद्रा का प्रवाह अनुभव होता है तो वह अतिरिक्त धन को अवशोषित करने और मुद्रा आपूर्ति की स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खुले बाजार में बिक्री कर सकता है। यह प्रक्रिया अर्थव्यवस्था को अप्रत्याशित घटनाओं से बचाने और मुद्रास्फीति या अपस्फीति के दबावों को रोकने में मदद करती है। अनुपातिक करों प्रोपोर्शनल टैक्सेस का क्या प्रभाव पड़ता है? स्वायत्त व्यय गुणक को कम करता है। अनुपातिक कर स्वायत्त व्यय गुणक को कम करते हैं क्योंकि कर आय से उपभोग करने की सीमांत प्रवृत्ति को कम करते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC अतिरिक्त आय का वह अंश है जिसे कोई व्यक्ति या परिवार खर्च करता है जब करों में वृद्धि होती है, तो प्रयोज्य आय कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप MPC कम हो जाती है। सरकारी बजट में राजस्व घाटा क्या है? राजस्व घाटा तब होता है जब राजस्व पर व्यय की अधिकता ऋण पर ब्याज भुगतान को शामिल करके। राजस्व घाटा तब होता है जब राजस्व दैनिक परिचालन व्यय को पूरा करने के लिए कम हो जाता है। राजस्व व्यय में परिचालन को बनाए रखने और राजस्व उत्पन्न करने की लागत शामिल होती है। ब्याज भुगतान उधारकर्ताओं द्वारा उधार लिए गए धन का उपयोग करने के लिए उधारदाताओं को दिया जाने वाला मुआवजा है। अगला क्वेश्चन है 393, राजस्व घाटे रेवेन्यू डिफिसिट को कम करने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपना सकती है?
तो कर सुधार का उपाय अपना सकती है सरकार राजस्व घाटे को कम करने के लिए। राजस्व घाटा तब होता है जब किसी व्यवसाय की बिक्री या सरकारी राजस्व उसके बुनियादी कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। यदि बजट में उधार के लिए कोई प्रावधान नहीं है तो अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा शून्य होगा। बजट घाटा तब होता है जब खर्च राजस्व से अधिक हो जाता है और यह किसी देश की वित्तीय स्थिति का संकेत देता है या दे सकता है। अगला क्वेश्चन है 394 आरक्षित निधि अनुपात और मुद्रा आपूर्ति में डैश है। तो एक नकारात्मक संबंध है आरक्षित निधि अनुपात और मुद्रा आपूर्ति में। एक नकारात्मक संबंध है जैसे जैसे रिजर्व अनुपात बढ़ता है मुद्रा आपूर्ति घटती है और एक दूसरे के उल्टा होते हैं। नगद आरक्षित अनुपात CRR बैंक की शुद्ध मांग और समय देयताओं NDTL का प्रतिशत है। इसे केंद्रीय बैंक के पास नकद भंडार के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण SLR, वैधानिक तरलता अनुपात, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर। निम्नलिखित में से कौन सा चयनात्मक उधार पत्र सेलेक्टिव क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है? क्रेडिट राशनिंग। इसका अर्थ है कि बाजार में ऋण की उपलब्धता को सीमित करना। यह एक गुणात्मक उपाय है जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ऋण सीमा तय करता है। परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। यह दो घटकों में बना है, नगद आरक्षित अनुपात CRR और वैधानिक तरलता अनुपात SLR। RBI अधिनियम RBI मौद्रिक नीति समिति MPC में कितने सदस्यों के लिए प्रावधान करता है? 6 सदस्यों के लिए प्रावधान करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 RBI अधिनियम को वित्त अधिनियम 2016 द्वारा संशोधित किया गया ताकि MPC के लिए एक वैधानिक और संस्थागत ढांचा प्रदान किया जा सके। MPC मौद्रिक नीति समिति के सदस्य RBI गवर्नर अध्यक्ष, मौद्रिक नीति के प्रभारी डिप्टी गवर्नर, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 3 व्यक्ति। कौन सा घाटा सरकार की ऋण ग्रहण आवश्यकताओं को दर्शाता है? तो राजकोषीय घाटा। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा सरकार का कुल व्यय, पूंजी और राजस्व माइनस सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां। यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा? तो ये 100% बढ़ जाएगा। प्राथमिक घाटा इसे चालू वर्ष के राजकोषीय घाटे को घटाकर पिछली उधारी पर ब्याज भुगतान के रूप में परिभाषित किया गया है। सकल प्राथमिक घाटा डैश के बराबर है। सकल राजकोषीय घाटे और ब्याज के भुगतान के बीच के अंतर के बराबर है सकल प्राथमिक घाटा। सकल प्राथमिक घाटा कम ब्याज भुगतान का सकल राजकोषीय घाटा है। मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य डैश को सुनिश्चित करना है। अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करना है मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य। ओनली फर्स्ट। मौद्रिक नीति किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति, ब्याज दरों और ऋण उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई गई कार्रवाइयाँ और रणनीतियाँ जिसका लक्ष्य स्थिर कीमतें और सतत आर्थिक विकास प्राप्त करना है। अगला क्वेश्चन है 401। भारत सरकार ने FRBM राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो 2004-05 में लागू किया। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम 2003 केंद्र सरकार के ऋण
और घाटे पर सीमा निर्धारित करने की परिकल्पना करता है। केंद्र और राज्यों को अपने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक कम करना अनिवार्य है। केंद्रीय बैंक द्वारा देश के आर्थिक हित में बैंकों को ऋण क्रेडिट देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अपनाई जाने वाली एक विधि को डैश कहते हैं। तो मोरल सिचुएशन नैतिक दबाव कहते हैं। सीमांत स्थायी सुविधा MSF वह सुविधा जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने वैधानिक तरलता अनुपात SLR पोर्टफोलियो में तक निश्चित सीमा तक कमी डिपिंग करके ओवरनाइट सुविधा के तहत अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं। भारत में मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो गवर्नर करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC केंद्र सरकार द्वारा RBI अधिनियम 1934 के तहत धारा 45ZB के अनुसार गठित एक वैधानिक निकाय है। इसमें शामिल है RBI गवर्नर, इसके पदेन अध्यक्ष, मौद्रिक नीति के प्रभारी, डिप्टी गवर्नर, पदेन सदस्य। बैंक के एक अधिकारी को केंद्रीय बोर्ड द्वारा सदस्य के रूप में नामित किया जाता है तथा 3 व्यक्तियों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेजरी बिलों की अवधियों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन। 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन। ट्रेजरी बिल सरकार द्वारा अपने खर्च को पूरा करने के लिए जारी किए गए अल्पकालिक वित्तीय साधन है। मौद्रिक नीति लिखित साधन इंस्ट्रूमेंट जिसे बैंक दर कहा जाता है डैश के अनुरूप है। सीमांत स्थायी सुविधा दर के अनुरूप है। सीमांत स्थायी सुविधा दर यह 2011-12 में RBI द्वारा शुरू की गई एक योजना है। तरलता समायोजन सुविधा भारत में RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसके माध्यम से यह बैंकिंग प्रणाली में तरलता को अवशोषित करता है। इसे नरसिम्हम समिति 1998 द्वारा पेश किया जाता है। बट्टा दर डिस्काउंट रेट वह ब्याज दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उनकी तरलता की जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार देता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में सरकारी प्रतिभूतियों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी एक व्यापार योग्य लिखित साधन है। उन्हें जोखिम मुक्त गिल्ट एज लिखित साधन इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। तो दोनों ही सही हैं, फर्स्ट और सेकंड। एक सरकारी प्रतिभूतियों GSEC केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी एक व्यापार योग्य साधन है। यह सरकार के ऋण दायित्व को स्वीकार करता है। GSEC व्यवहारिक रूप से डिफ़ॉल्ट का कोई जोखिम नहीं रखते हैं, इसलिए जोखिम मुक्त गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC के अध्यक्ष कौन है? तो वित्त मंत्री होते हैं FSDC के अध्यक्ष। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC 2010 में कार्यकारी आदेश द्वारा गठित वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर वैधानिक शीर्ष परिषद है। रघुराम राजन समिति 2008 ने इसके निर्माण का प्रस्ताव रखा। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं और इसकी उप समिति का नेतृत्व RBI का गवर्नर करते हैं। जब सरकार ब्याज भुगतान के बैकलॉग को समाप्त करने के लिए केवल उधार लेने का सहारा लेती है तो इसे डैश कहा जाता है। तो इसे शून्य प्राथमिक घाटा कहा जाता है।